बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटजन के चैप्टर 27 की पार्ट 3 की वीडियो को। इस पार्ट में हम लोग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स की एक कैटेगरी पढ़ेंगे जो कि है स्पैज़्मोटिक ड्रग्स। इससे पहले पार्ट 1 और 2 के अंदर हमने एक और कैटेगरी डिटेल से पढ़ी थी जो कि थी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट कर रहे थे। दो तरह के होते हैं, या नॉन डीपोलराइजिंग होते हैं या डीपोलराइजिंग। जो डीपोलराइजिंग होते हैं उनमें सक्सेनल कोलिन आता है, वो डीपोलराइज कर करके मसल को थका देते हैं। एज अ रिजल्ट मसल रिलैक्स हो जाता है और आने वाली इंपल्सेस को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। जो नॉन डीपोलराइज होते हैं वो सिंपली एसिटाइलकोलिन की कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करते हैं और इस तरह से मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। सही हो की बात। लेकिन ये जो थे ये सारे आपके पास कब देते हैं? आमतौर पे भाई कोई सर्जरी करनी है, हम चाहते हैं मसल्स को थोड़ा रिलैक्स कर दें, या कोई ट्यूब पास करनी है तो हम चाहते हैं फेरेंक्स के मसल्स वगैरह जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। तो ऐसी सूरत में कि वैसे मसल शसल सीएनएस वगैरह सबको नॉर्मल है, लेकिन हम उसको थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहे हैं, हम तब देते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। सही हो गया। अब जो स्पैज़्मोटिक्स पढ़ने हैं हमने, वो उनकी थोड़ी फ़र्क सूरत हाल है। वो आमतौर पे हम किसी पैथोलॉजी वगैरह में देते हैं। देखो अब कब देंगे? अब मिसाल के तौर पे सीएनएस के अंदर को प्रॉब्लम बन गया है, जैसा कि सेरेब्रल पैल्सी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्ट्रोक है। ऐसी कोई सीरियस का मसला बन गया है कि ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बहुत ज़्यादा सिग्नल्स आपके मसल्स को भेज रहा है। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा सिग्नल्स मसल्स को आएंगे तो जाहिर बात है मसल फटीग भी होगा, उसके अंदर स्पैज़म भी होगा, तो पेनफुल स्पैज़म होना शुरू हो जाएंगे मसल्स के अंदर। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो अब चूँकि मसला ये है कि सीएनएस बहुत सिग्नल्स भेज रहा है, तो इसका हल ये होगा कोई ऐसे ड्रग यूज़ करें जो सीएनएस से आने वाले सिग्नल्स को कम कर दें। ओके होगी बात? ठीक होगी बात? अच्छा, जब सीएनएस सिग्नल ज़्यादा भेजता है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्केलेटल मसल्स इफेक्ट हों, बल्कि स्मूथ मसल्स भी इफेक्ट बाद वक्त होते हैं। जैसा कि बता रहे हैं, ब्लैडर कंट्रोल ख़राब हो जाता है, एनएल स्फिंक्टर कंट्रोल ख़राब हो जाता है। लेकिन ब्लैडर और एनएल स्फिंक्टर इनको कंट्रोल आमतौर पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कर रहा होता है। सही की बात। तो इनका अगर कोई मसला बना है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग ऑटोनॉमिक ड्रग्स देते हैं। उनको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एएनएस की फार्मा में डिस्कस कर लिया हुए हैं। फिलहाल हमने ऐसे ड्रग्स ही पढ़ने हैं जो कि स्केलेटल मसल्स को तंग कर रहे हैं। स्केलेटल मसल्स बहुत ज़्यादा इंपल्सेस आ रही हैं, तो उनको कैसे रोका जाए, उसके लिए कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि सीएनएस में एक्ट करेंगे। सही। और एक स्पैज़्मोटिक ऐसा भी है जो कि मसल के अंदर काम करता है, क्योंकि एक मसला ऐसा है कि उसमें मसल के अंदर कैल्शियम बहुत हुआ पड़ा होता है, मसल बहुत, उसको मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कहते हैं, अभी हम उसको पढ़ेंगे। तो एक डेंट्रोलिन जो है वो इसके अंदर काम कर रहा है। तो स्पैज़्मोटिक्स जो हैं वो, अच्छा ये देखो मसल के अंदर काम कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फ़र्क है दोनों में। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इस जंक्शन को कहते हैं सिर्फ, और मसल आपको पता है फिर मसल सेल्स के अंदर काम करना है। ऑलराइट। तो स्पैज़्मोटिक्स या तो सीएनएस में काम कर रहे हैं या मसल के अंदर काम कर रहे हैं। सिर्फ एक है जो मसल के अंदर काम करता है, ज़्यादातर सीएनएस के अंदर ही काम कर रहे हैं। ऑलराइट जी। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन की तरफ। स्पैज़्मोटिक्स जो हैं वो या तो कोई क्रोनिक मसला होगा या कोई एक्यूट मसला होगा। ठीक है, तो क्रोनिक मसले के लिए भी हम स्पैज़्मोटिक्स दे सकते हैं, एक्यूट के लिए भी। लेकिन क्लिनिकली देखा जाए या आपके एग्जाम के लिए देखा जाए तो क्रोनिक स्पैज़म को ठीक करने वाले ड्रग्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूट वाले इतने को खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एम ही लिखा हुआ है। बिग कैट्स में भी उसके बारे में बहुत थोड़ा ही लिखा हुआ है उन्होंने। सही होगी बात। बस ये एक्यूट स्पैज़म में एक नाम है साइक्लोबेंजाप्रीन, वो बस याद रख लेना। खैर अभी आगे जाते हैं, इसकी तरफ जाएंगे हम। फिलहाल आते हैं क्रोनिक स्पैज़म की तरफ। यहाँ पर क्लासिफिकेशन में शुरू में तो उन्होंने बेसिक सी बात की हुई है कि प्यारे बच्चों, ये जो स्पैज़्मोटिक्स हैं ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स से फ़र्क हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स किसी ना किसी तरह एसिटाइलकोलिन से खेल रहे थे, या एगोनिस्ट थे या एंटागोनिस्ट थे। ठीक है ना, डीपोलराइजिंग नॉन डीपोलराइजिंग। जबकि इनका एसिटाइलकोलिन से कोई ताल्लुक नहीं होता, इनका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। इन्होंने सीएनएस में काम करना है, मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करते हैं। जैसा कि एक होता है डायज़ेपाम जो कि बेंजोडायज़ेपिन है। यहाँ पे उन्होंने क्लासिफिकेशन में बस नाम लिखा है और आगे एक दो लफ्ज़ लिखे हैं, पता नहीं इनका भी बस मलंग लोग ही हैं। एनीवेज, डायज़ेपाम बेंजोडायज़ेपिन। दूसरा उन्होंने कहा बेक्लोफेन, वो गाबा एगोनिस्ट होता है। फिर है टिज़ानिडीन जो कि क्लोनिडीन से सिमिलर होता है। फिर है डेंट्रोलिन, ये वो है जो कि मसल के अंदर काम कर रहा था, मसल के अंदर बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ को कम करता है। ओके के बाद कैल्शियम की रिलीज़ को कम करता है। फिर आते हैं आपके पास बोचुलिनम टॉक्सिन, और फिर आता है आपके पास गाबापेंटिन और प्रीगाबालिन। सही हो गया। अब इन सारों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को आगे डिटेल से उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन गाबापेंटिन और बोचुलिनम टॉक्सिन को डिटेल से नहीं बताया, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यानी कि उनका मैकेनिज्म कह लो कि मिनी कैट्स में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चूँकि नाम लिखे हुए तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बोचुलिनम टॉक्सिन होता है ना, ये एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम, वो जो फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम होता है। नहीं पढ़ा हुआ तो खैर है, वैसे माइक्रो के अंदर होता है ये। अच्छा, तो क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम जो ये बोचुलिनम टॉक्सिन करता है, तो उसके अंदर भी हमने पढ़ा था मसल पैरालिसिस हो रहा है। ठीक, तो बाज़ औक़ात हम बोचुलिनम टॉक्सिन को जानबूझ के भी यूज़ करते हैं। और आपने सुना होगा ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट नहीं होता,
जो औरतें एंटी एजिंग भी आप कह सकते हैं कि वो रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए होता है। तो वहाँ भी बेसिकली हम यही कि भाई रिंकल्स अगर मसल्स जो हैं वो स्किन को बहुत खींच रहे हैं तो हम ये दे देते हैं कि भाई स्किन को खींचने वाले मसल्स ढीले पड़ जाएँ और रिंकल्स ख़त्म हो जाएँ। हम कहते हैं लो जी एंटी एजिंग हो गई। सही है जी। तो बॉटुलिज्म टॉक्सिन वहाँ भी यूज़ होता है। उसके अलावा ऑप्थेल्मिक पर्पजेज़ में इधर उधर और चीज़ों में भी यूज़ हो रहा है। अच्छा, गाबापेंटिन प्रीगाबालिन ये जो है ये हमारे पास ख़ास तौर पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर भी यूज़ होता है। तो हम यानी कि अब अगर आप समझो तो हम थोड़े थोड़े क्लिनिकल यूजेस भी पढ़ रहे हैं। ओके हो गया। गाबापेंटिन प्रीगाबालिन एंटी सीवियर ड्रग्स भी होते हैं और हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर भी उनको यूज़ कर रहे हैं। बॉटुलिज्म टॉक्सिन आपके पास ऑप्थेल्मिक पर्पज में भी आ रहा है और मैंने आपको बताया एंटी एजिंग में भी उसको यूज़ करते हैं। और इसी तरह जो बैक्लोफेन है उसका एक यूज़ उन्होंने बताया हुआ है कि भाई जो इसकी जो क्रोनिक स्पैज्म का रिफ्रैक्टरी केस हो, यानी कि बहुत ही ढीठ मसला है, ठीक हो नहीं रहा, बार बार अकर हो रहा है या हमारे से ट्रीट नहीं हो पा रहा, तो ऐसी सूरत में हम लोग इंट्राथीकली भी बैक्लोफेन दे देते हैं, यानी कि सीधा दिमाग के अंदर ही जाए। मज़ा आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे अच्छा अगर इसको इंट्राथीकली दिया तो बाकियों को कैसे देते हैं? तो बाकी जो हमारे पास है उनको हम ओरल रूट के थ्रू ही यूजुअली दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस आ गया। सही है। पहले जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स पड़े थे वो ज़्यादातर पारेंट्रली थे। सक्सेनाक्लोरीन भी आप आईवी दे रहे थे और बाकी भी पारेंट्रली दे रहे होते हैं। ठीक है, ओरली नहीं दे रहे होते। जबकि ये जो है ये हम ओरली दे रहे होते हैं। ओके, ये पर भी समझ आ गई। यूजुअली ओरली दे रहे होते हैं, कुछ आपके पास टॉपिकल भी होंगे। एनीवेज, अब हम एक एक करके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ते हैं। उन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ पे एक बात समझा दूंगा ना तो आपके लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा। देखो भाई, होता ये है कि स्पाइनल, अच्छा ये जो है ना ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर काम कर रहे हैं। सही है। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये आपके पास एक नर्व आ गई पोस्ट सिनेप्टिक, जिसने आगे मैसेज लेकर जाना है आपके मसल के पास। ठीक है जी, यहाँ पे समझ लो मसल के पास पैगाम को लेकर जाना है। सही है। अब ऊपर एक न्यूरॉन होगा, जाहिर सी बात है, जो कि ब्रेन से सिग्नल्स को लेके आ रहा है। ये मैं ना थोड़ा चौड़े चौड़े बना रहा हूँ ताकि इसके अंदर जो भी हमने कार्रवाई करनी है हम कर सकें। अच्छा, अब ये होता है जो कि ब्रेन से सिग्नल्स को लेके आता है। जब ब्रेन से सिग्नल को लेके आता है तो यहाँ से ग्लूटामेट रिलीज़ होता है। एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लूटामेट। ठीक है, ये वेसिकल्स होंगे जिसमें से ग्लूटामेट निकलेगा। तो ग्लूटामेट रिलीज़ होगा, वो इसको एक्साइट करेगा और आगे मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। सही है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि मसल्स को हम कंट्रोल के अंदर रखें। ऐसे ना हो कि हर वक्त मसल्स के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन चलती रहे, टोन ज़्यादा रहे। तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं। यार ज़्यादा करीब बना दिया। खैर एनीवेज, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं जो कि गाबा को रिलीज़ कर रहे होते हैं। गाबा को रिलीज़ करने से आपके पास मुसलसल यहाँ पे इनहिबिशन भी हो रही होती है कि मसल्स की टोन बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। सही, तो यहाँ पे एक बैलेंस चल रहा होता है। इसीलिए जब अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन्स होती हैं तो क्या होता है, ये इनहिबिशन वगैरह खत्म हो जाती है और मसल के अंदर स्पैज्म हो जाता है। आपने पढ़ा होगा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में यही फ़र्क होता है। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन की लीजन हो गई है तो मसल बेचारा वीक हो गया, पैरालिसिस कम हो गया, ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ये कम हो जाते हैं, अब बंदा बेचारा मतलब सब कुछ ढीला पड़ जाता है। जबकि अगर अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन हो तो लोअर मोटर न्यूरॉन आज़ाद हो जाता है, वो ज़्यादा इम्पल्स भेजता है और मसल जो होता है उसकी टोन बढ़ जाती है, रिफ्लेक्सेस रेज्ड हो जाते हैं। ये थोड़ा सा फ़र्क है। खैर ये फ़र्क यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो बातों को जब लिंक करते तो समझना थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मैंने लिंक कर दिया। ऑलराइट जी, अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल से देखते हैं। भाईजान, गाबा के ना दो तरह के रिसेप्टर होते हैं। एक होते हैं, अच्छा गाबा का काम क्या है ये इनहिबिटरी। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा इनहिबिशन क्या होती है और एक्साइटेशन क्या होती है। भाई आपको पता है कि हर वक्त मेम्ब्रेन जो होती है वो एक पोटेंशियल पे होती है। ठीक है, वो पोटेंशियल क्या होता है, मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव होती है और बाहर से पॉजिटिव होती है। सही होगी बात। तो हम वो जब ग्राफ स्टडी कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं मेम्ब्रेन जो होती है मिसाल के तौर पर -80 पे होती है। जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो वो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है। अगर ये थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया तो हमारे पास एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। सही है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो इस मेम्ब्रेन को अंदर से मज़ीद नेगेटिव करे, यानी इसको -80 के बजाय -90 तक ले जाए, तो इसका मतलब है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना मुश्किल हो गया। तो हर वो चीज़ जो इस मेम्ब्रेन को मज़ीद नेगेटिव करेगी वो इनहिबिटरी है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल अचीव करना मुश्किल हो गया ना, तो सारी बातें इनहिबिशन हो रही है। ऑलराइट, तो याद रखो हर वो चीज़ जिस मेम्ब्रेन को मज़ीद नेगेटिव करे वो इनहिबिटरी है। अब आपके पास एक रिसेप्टर होता है, जब उस रिसेप्टर पे आके गाबा लगता है तो वो क्लोराइड को अंदर एंटर करता है। अब अगर एक नेगेटिव चीज़ अंदर आ रही है इसका मतलब मेम्ब्रेन मज़ीद नेगेटिव होगी, मेम्ब्रेन मज़ीद नेगेटिव होगी, यानी कि इनहिबिशन होगी। सही होगी बात। इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं गाबा ए रिसेप्टर्स। सही होगी बात। तो गाबा ए रिसेप्टर्स क्लोराइड के इनफ्लक्स से इनहिबिशन करवाती हैं। ऑलराइट, फिर एक और रिसेप्टर्स होते हैं, इनके ऊपर जब गाबा लगता है तो ये पोटेशियम को बाहर निकालते हैं। तो
तो अगर एक पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है इसका मतलब है अंदर नेगेटिविटी जनरेट करेगा, यानी कि ये भी इनहिबिशन कर रहा है। इसको हम नाम देते हैं गाबा बी रिसेप्टर्स। दोनों पे लगता गाबा ही है, ठीक है, लेकिन गाबा के लगने पे एक नेगेटिव आयन को एंटर कर रहा है गाबा ए, दूसरा पॉजिटिव आयन को बाहर निकाल रहा है गाबा बी। चाहे नेगेटिव अंदर जाए चाहे पॉजिटिव बाहर जाए, दोनों से होगी इनहिबिशन ही। ओके होगी बात। अच्छा जी, अब ऐसे ड्रग्स जो गाबा ए के एक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो जारी बात है वो भी इनहिबिशन ही कॉज करेंगे ना। ऐसे ड्रग्स जो गाबा ए के एक्शन को बढ़ाते हैं वो भी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं। उसमें एग्जांपल है हमारे पास बेंजोडाइजेपीन्स, जो हमने पढ़ा है डायज़ेपैम। ठीक होगी बात। बेंजोडाइजेपीन्स गाबा ए के एक्शन को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जो गाबा बी के एक्शन को बढ़ाते हैं। जारी बात है गाबा बी का भी एक्शन बढ़ेगा तो होगी तो इनहिबिशन ही। तो गाबा के बी के एक्शन को बढ़ा के जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन कॉज करवा रहे हैं उसमें नाम आता है हमारे पास बैक्लोफैन। तो बैक्लोफैन गाबा बी के ऊपर काम करता है। ओके होगी बात। अच्छा, अब कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जो यहाँ से ग्लूटामेट के रिलीज को कम करते हैं। कि जारी बात है आपको पता है ना, इसका काम तो इनहिबिशन करना, सही। अगर इनहिबिशन बढ़ाएंगे स्केलेटल मसल रिलैक्स होगा। इसका क्या काम था? एक्साइटेशन करना। अगर एक्साइटेशन कम करेंगे तो भी स्केलेटल मसल रिलैक्स होगा, ठीक है। तो ग्लूटामेट को कम करके भी हम काम कर सकते हैं, और ग्लूटामेट को जो कम करके काम करते हैं वो हमारे पास एक नए किस्म के ड्रग्स हैं जो हैं रिलोजोल और इड्रोसिलामाइड। ये रिलोजोल और इड्रोसिलामाइड ख़ास तौर पे एमायोट्रोपिक लेप्टोस्क्लेरोसिस, जिसको एएलएस भी कहते हैं, इसका एक और नाम लो गैरिक डिजीज़ भी है, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं रिलोजोल और इड्रोसिलामाइड। सही होगी बात। ये जो रिलोजोल है ना, ये आपके पास स्टेप 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एएलएस का अगर मैं आपको ब्रीफ सा बता दूं तो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऐसी लीजन्स होती हैं जो कि एट अ टाइम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी कॉज कर रही होती हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन भी कॉज कर रही होती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन खैर ये न्यूरो की पैथोलॉजी है, थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। तो एमायोट्रोपिक लेप्टोस्क्लेरोसिस में ये दोनों यूज़ करते हैं। इनका मैकेनिज्म क्या है? ग्लूटामेट के रिलीज़ को कम करना है। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आपको याद होगा हम जब पढ़ते हैं ना एएनएस, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो हम कहते हैं भी एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन के मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर्स भी होते हैं, अल्फा 2 भी होते हैं, बीटा 1 होते हैं, बीटा 2 होते हैं, ठीक है। इनमें अल्फा 2 बड़े मुनफरद रिसेप्टर्स होते थे, क्योंकि अल्फा 2 आमतौर पर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होते हैं। पता क्या करते हैं भैया? यहाँ पे होते हैं, और ये क्या करते हैं, जब एपिनेफ्रीन वगैरह या कोई इस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं ना, तो वो रिलीज़ हो के एक तो आपको पता है आगे एक्साइटेशन वगैरह करवाते हैं, दूसरा वो यहाँ पे अल्फा 2 पे भी लगते हैं। जब अल्फा 2 पे लगते हैं ना, तो अल्फा 2 कहता है बस भाई बहुत आगे काम हो रहा है तो मज़ीद रिलीज़ ना करो। तो अल्फा 2 एक तरह का इनहिबिटरी काम कर रहा होता है। सही होगी बात। इसीलिए जो अल्फा 2 एगोनिस्ट होते हैं जैसा कि क्लोनिडीन, वो आपके पास ओवरऑल सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करते हैं। अब बड़ी अजीब सी बात है, ऑल्दो है सिंपैथेटिक का रिसेप्टर ही, लेकिन ये बाज़-औक़ात काम को रोक रहा होता है, कम कर रहा होता है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को कंट्रोल लगाया हुआ है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी कंट्रोल लगाया हुआ है। तो क्लोनिडीन से सिमिलर ड्रग है जो कि अल्फा 2 के थ्रू ट्रांसमिशन को कम कर रहा होता है, उसका नाम है टिज़ानिडीन। सही होगी बात। तो अब हमने ये आपने काफ़ी सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिए। डायज़ेपैम गाबा ए के ऊपर काम कर रहा है, क्लोराइड का इन्फ्लक्स करवा के इनहिबिशन करवाता है। बैक्लोफैन गाबा बी पे काम कर रहा है, पोटेशियम को बाहर निकाल के इनहिबिशन करवा रहा है। ग्लूटामेट को भी इनहिबिशन करवा के हमारे पास इनहिबिशन हो रही है, और इसी तरह से क्लोनिडीन के थ्रू भी हम टिज़ानिडीन के थ्रू हम लोग अल्फा 2 पे काम करते हैं और इसकी इनहिबिशन कर देते हैं। तो ये हमने काफ़ी सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं जी। बैक्लोफैन था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया हमने उसका। अच्छा, बैक्लोफैन जो है ना, यानी कि ये जो गाबा बी के होते हैं, ये पोस्ट सैनेप्टिक मेम्ब्रेन पे तो मैंने शो कर दी हैं, ये प्री सैनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी, यानी समझ लो यहाँ पे भी आपके पास गाबा बी होते हैं। यहाँ भी काम इन्होंने वही करना है कि पोटेशियम को इफ्लक्स करेंगे, एक्शन पोटेंशियल ग्रेट मुश्किल से होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे पोटेशियम का इफ्लक्स करेंगे तो इसका मतलब है एक्शन पोटेंशियल कम, इसका मतलब है ग्लूटामेट का रिलीज कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या कर रहे हैं? एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन को मुश्किल कर रहे हैं ताकि मसल रिलैक्स हो सके, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ग्लूटामेट के रिलीज़ को कम कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा मसल रिलैक्स ही होगा। तो ये जो बैक्लोफैन होता है ये प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक पे काम कर रहा होता है, दोनों जगह पे गाबा बी रिसेप्टर होते हैं। तो ये आपके पास बैक्लोफैन हो गया। उसके बाद आपके पास डायज़ेपैम का मैकेनिज्म एक्शन पढ़ लिया हमने, गाबा ए पे काम कर रहा है। टिज़ानिडीन का मैकेनिज्म एक्शन भी पढ़ लिया, इड्रोसिलामाइड का मैकेनिज्म एक्शन पढ़ लिया। अच्छा, अब एक और बात याद रखो, टिज़ानिडीन चूँकि
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ड्रग है, तो इसका मतलब है इसके ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स भी कुछ ना कुछ आ रहे होंगे। ये हाइपोटेंशन वगैरह भी कॉज करता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कौन सा ऐसा स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन है जो कि हाइपोटेंशन के साथ भी रिलेटेड है और क्लोनिडीन से भी सिमिलर है। तो आंसर आपके पास टिज़ानिडीन। सही होगी बात। दूसरी तरफ जो आपके पास ये डायज़ेपैम था, ये आपको पता है बेंजोडायज़ेपीन है। बेंजोडायज़ेपीन एक बहुत बड़ी क्लास है जिसके अंदर आपको पता है ये एंटी सीजर भी होते हैं, ये सेडेटिव्स भी होते हैं, तो इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो अगर वो आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन है जो कि साथ साथ सीजर्स को कंट्रोल करने में काम भी आ रहा है, तो आपको डायज़ेपैम। कौन सा ऐसा स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन है जो कि साथ साथ सेडेशन करने का काम भी आता है, तो आपको डायज़ेपैम। ठीक है, तो इनके ये कौन सी ड्रग ग्रुप से हैं वो अगर आपको याद होगा तो इनके दूसरे एक्शंस भी आपको कुछ ना कुछ याद होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक बात, ये देखो ये वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से हमने CNS के ड्रग शुरू किए थे। यहाँ पे हमने बेंजोडायज़ेपीन को बड़ी डिटेल से पढ़ा था। अब यहाँ पे सेडेटिव हिप्नोटिक्स का हमने इफेक्ट पढ़ा था कि जब इनकी डोज बढ़ाते हैं तो ये मसल रिलैक्सेशन करवाते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से सिर्फ डायज़ेपैम का नाम यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो सेडेटिव है ना, ये आमतौर पर नींद वगैरह भी कॉज करते हैं। तो इनकी डोज बढ़ाते हैं, जब तक ये मसल रिलैक्सेशन करवाते हैं तब तक बंदा भी काफ़ी टुन हो चुका होता है। ठीक है, तो डायज़ेपैम मसल रिलैक्सेशन जब कॉज करवाता है उस वक्त कम सेडेशन करवा रहा था, यानी कि इसकी जो डोज मसल रिलैक्सेशन के लिए रिक्वायर्ड है उस डोज पे सेडेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू अदर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। इसलिए सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में से सिर्फ डायज़ेपैम को एज अ मसल रिलैक्सेशन यूज़ कर रहे होते हैं हम। सही होगी बात। अच्छा जी, लो जी, अब हम आते हैं डेंट्रोलीन की तरफ जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो डेंट्रोलीन बेसिकली क्या करता है, आपका ये मैंने ड्रॉ किया एक मसल सेल। इस मसल सेल के अंदर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पता नहीं कैसा बनाया मैंने। एनीवेज, जब आपके पास इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो यहाँ पे कैल्शियम की एंट्री होती है। कैल्शियम जब एंटर होता है तो वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगता है और इससे कहता है कैल्शियम का तूफान मचा दो। यहाँ से बहुत सारी कैल्शियम निकलती है और फिर वो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग के थ्रू वो जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन उनकी कहानी होती है ना, हीर रांझा की कहानी है पूरी, तो उनकी कहानी के थ्रू आगे मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो बाज़ औक़ात होता ये है, आपने मसल रिलैक्शन भी दिया हुआ है, हो सकता है डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्शन दिया हुआ हो, वो बहुत कैल्शियम रिलीज़ करवा रहा है, साथ आपने को एस्थेटिक भी दिया हुआ जो कि बहुत कैल्शियम रिलीज़ करवा रहा है। तो ऐसी सूरत में इतना कैल्शियम रिलीज़ होना शुरू हो जाता है कि मसल के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। उसको हम नाम देते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी है क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है और ये हमेशा आमतौर पे ड्रग्स की वजह से ही हो रही होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रग्स की वजह से हो रही है। यानी कि अब अगर एक पेशेंट इसको सक्सेनाल्कोलिन दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर इनहेल एनेस्थेटिक्स देते हैं, बड़ी एहतियात करनी है। अगर एनेस्थेटिक्स दिया तो ये हरकत हो सकती है। या अगर एक सिनेरियो हो जिसमें वो कहें जी बंदा इनहेल एनेस्थेटिक्स बता, हमने सक्सेनाल्कोलिन दी, अचानक मसले होना शुरू हो गए, ये वो आपको पता होना चाहिए यार अगर ये दो ड्रग्स दिए हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई मसला मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का बन रहा होगा। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए हम कोई ऐसा ड्रग देते हैं जो इधर से कैल्शियम को ना निकलने दे कि यार प्लीज़ कैल्शियम ना निकलो, मसल पहले ही बेचारा मत वजी पड़ी है। तो ऐसा ड्रग जो इसको अंदर रखता है उसका नाम है डेंट्रोलीन। ठीक होगी बात। तो इसलिए डेंट्रोलीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए डेंट्रोलीन यूज़ होता है। वैसे भी उन्होंने आपको बताया है कि ये एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, लेकिन आपको ये नहीं बता रहे इसका भाई एक ही क्लिनिकल यूज़ आएगा आपको और वो यही है। ठीक है, ये कभी नहीं आपसे कहेंगे कि डेंट्रोलीन को इस्तेमाल कर रहे हैं सेरेब्रल पैल्सी को ठीक करने के लिए, डेंट्रोलीन को इस्तेमाल कर रहे हैं जी सर्जरी के लिए, ऐसा नहीं है। बस ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट ही है। ऑलराइट जी, तो यहाँ पे हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारों के कंप्लीट होते हैं। डेंट्रोलीन के बारे में MCQs में भी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है। डेंट्रोलीन हैज़ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रिलीज ऑफ कैल्शियम ऑन कार्डियक मसल्स। सही है, यानी कि डेंट्रोलीन स्केलेटल मसल्स पे खासतौर पे काम कर रहा होता है, स्मूथ मसल्स पे और कार्डियक मसल्स पे इसका खास असर नहीं होता। तो इसे टेंशन नहीं लेनी आपने, इस तरह से स्केलेटल मसल्स पे एक्शन करना है। ऑलराइट, अब आते हैं हम टॉक्सिसिटी की तरफ। खास टॉक्सिसिटी बताई भी नहीं है इन्होंने, एक सेडेशन ही बताया हुआ है। इनमें सबसे ज़्यादा सेडेशन कौन करवाएगा? जो नाम से सेडेटिव है यानी कि डायज़ेपैम। ऑल्दो डायज़ेपैम अपने ग्रुप में से कम सेडेशन करवाता है, लेकिन बाकी स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन से कंपेयर करोगे तो फिर ज़्यादा डायज़ेपैम सेडेशन करवाएगा। और जो बैक्लोफेन है जो कि डायज़ेपैम गाबा ए पे काम कर रहा था ना, बैक्लोफेन गाबा बी पे काम करता है। बैक्लोफेन डायज़ेपैम की निस्बत कम सेडेशन करवा रहा होता है। सही होगी बात। अच्छा, और जो डेंट्रोलीन है उसका तो गाबा से ताल्लुक ही नहीं है, तो वो सबसे कम सेडेशन करवाता है। तो ये इन तीन का कंपैरिजन यहाँ पे लिखा है मैंने, ये बनाया सबसे ज़्यादा डायज़ेपैम, फिर बैक्लोफेन, फिर डेंट्रोलीन।
एक और बात भी है कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन पेशेंट के अंदर अगर आप बहुत देर ये रिलैक्सेशन देते रहोगे तो पेशेंट के अंदर टॉलरेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगी। जो रिसेप्टर्स हैं वो कहेंगे बाहर में जाओ, हम तुम्हारी मानते नहीं, उसके बावजूद भी वो रिलैक्सेशन नहीं होगी। तो इस टॉलरेंस अच्छा, फिर खास तौर पर जो ऐसे ड्रग्स जिनकी टॉलरेंस होती है तो उनमें एक आपने एहतियात और भी करनी होती है कि जब भी आपने उन ड्रग्स पेशेंट को छुड़वाने हैं तो आहिस्ता आहिस्ता छुड़वाने हैं, क्योंकि उस पेशेंट के अंदर रिसेप्टर्स कम हो चुके हैं। अगर आप अचानक छुड़वा दोगे तो वो तो बेचारे का काम बढ़ जाएगा ना। रिसेप्टर्स उसके अंदर इतने कम हो चुके हैं कि फिर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। सही है, तो इसलिए आपने इसको देखना होता है कि स्लोली आपने ड्रग को विड्रॉ करना होता है। और क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मसल वीकनेस वगैरह हो सकती है, इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अच्छा, एक दफ़ा मैंने तो ये डायग्राम बनाई थी, लेकिन आप ज़रा बुक की डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम तो आपको बार बार आप ड्रॉ तो नहीं की ना, आपने समझाने के लिए बनाई थी, तो इसको आप कंपेयर कर लें इस डायग्राम से। यहाँ पे भी यही बात बनाई हुई है, अल्फा 2 हो गया, गाबा बी हो गया, ये ग्लूटामेट यहाँ से रिलीज होता है। ग्लूटामेट आपके पास आगे AMP रिसेप्टर पे काम करके कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है। तो ये आपके पास एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जबकि ये इनहिबिटरी न्यूरॉन भी है जो कि हर वक्त टोन को कंट्रोल में रखने के लिए रखा हुआ है हमने। तो ये गाबा रिलीज़ करता है, गाबा ए पे भी काम करता है। गाबा ए पे क्या हो रहा है, क्लोराइड का इन्फ्लक्स, और गाबा बी पे क्या हो रहा है, पोटेशियम का इफ्लक्स। सही है, ये बातें ऑल दो पीछे चैप्टर 24-5 में थी, लेकिन मैंने कहा एक बार रिवाइज हो जाए तो बेहतर है। तो ये बहरहाल मसल के अंदर डेंटलिन काम कर रहा है, तो बातें आसान सी हैं, आपको पता ही हैं। अब आ जाते हैं जी ड्रग्स फॉर एक्यूट मसल स्पैज़म। मैंने आपको कहा था इन्होंने तो नाम लिखे हुए हैं, साइक्लोबेंजापीन है, मेटोक्सोलोन है, मेथोकार्बामोल है, लेकिन इनके अंदर साइक्लोबेंजापीन ही है जो कि हम आमतौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। कोई मसल इंजरी हुई हुई है या कोई इस तरह का एक्यूट प्रॉब्लम हुआ हुआ है तो उसके अंदर हम लोग साइक्लोबेंजापीन को यूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता वो कहते हैं none of these drugs used for acute spasm is effective in muscle spasm resulting from cerebral palsy और spinal cord injury। सही होगी बात। तो मैंने आपको कहा था कि इनका क्लिनिकल यूज़ जो है वो बहुत लिमिटेड हद तक ही होता है। अगर क्रोनिक मसला हुआ है तो फिर तो आपने वैसे ही ये ड्रग्स देने हैं, और एक्यूट प्रॉब्लम्स के अंदर आपका सिर्फ चंद एक्यूट प्रॉब्लम्स में साइक्लोबेंजापीन वगैरह आपका फ़ायदा करेगा। काफ़ी हद तक MCQs वाली बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये जो है MCQ नंबर 5, इसको ज़रा देखिएगा, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हम। कह रहे हैं कि सक्सेनाल्कोलिन दिया है हमने डायबिटीज़ के पेशेंट में, तो क्या मसला बनेगा। इसके अंदर लिखा हुआ है एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। तो सक्सेनाल्कोलिन की टॉक्सिसिटीज अगर आप याद करें तो मैंने कहा था डायबिटीज़, ओबेसिटी, इसोफेजियल डिस्फंक्शन, ऐसे लोगों के अंदर रीवेजिटेशन का मसला बहुत होता है। और अगर बर्न्स हों, पेरिफेरल नर्व डिस्फंक्शन हो, तो ऐसे लोगों में हाइपरकैलेमिया का मसला बहुत होता है। और अगर वो कहें कि जी मिस्टर पाकिस्तान आया है जो बहुत बॉडी बिल्डर है, उसकी बहुत ज़्यादा मसल्स थे, तो उसके अंदर सक्सेनाल्कोलिन से मसल पेन वगैरह ज़्यादा होती है। सही की बात। तो ये उसकी टॉक्सिटीज़ हैं, आपने देखना है कि इसके अंदर पहले कोमॉर्बिड्स वगैरह कौन सी हैं, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा सक्सेनाल्कोलिन की कौन सी टॉक्सिसिटी इस पेशेंट के अंदर इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।